नमस्कार। मैं हूं अवतार कृष्ण शर्मा और आज का टॉपिक है प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत। इतिहास मानव के क्रियाकलापों का कालक्रमिक अध्ययन है और यह अध्ययन जिन स्रोतों जिन प्रमाणों के आधार पर किया जाता है उन्हें हम इतिहास के स्रोत कहते हैं। चूँकि मानव सभ्यता का इतिहास अत्यंत प्राचीन है और उससे संबंधित उसकी घटनाओं से संबंधित स्रोतों की जानकारी प्राप्त करना बहुत एक मुश्किल कार्य है। तो उस मानव की जीवन यात्रा के बारे में जानकारी देने के जो स्रोत हैं, उन स्रोतों की उपलब्धता के आधार पर हम प्राचीन भारत के इतिहास को मोटे रूप में 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहास यानी प्री हिस्ट्री, यह वह काल है जब मानव को लिपि की जानकारी नहीं हुई थी और लिपि के अभाव में किसी प्रकार की लिखित सामग्री उस काल के उपलब्ध नहीं है। इसलिए इस काल से संबंधित समस्त जानकारी का एकमात्र स्रोत पुरातात्विक सामग्री है। मानव की सभ्यता के प्रारंभ से लेकर लगभग 3000 ईस्वी पूर्व तक का काल प्री हिस्ट्री या प्रागैतिहास काल के अंतर्गत माना जाता है। दूसरा काल आद्य इतिहास प्रोटो हिस्ट्री, यह वह काल है जब मानव ने ज्ञान के विकास के द्वारा लिपि की जानकारी प्राप्त कर ली थी। वह अपनी भावनाओं को किन्हीं की माध्यमों, संकेतों, चित्रों के माध्यम से उकेरना प्रारंभ कर चुका था और उसने एक विशिष्ट प्रकार की लिपि का प्रयोग करते हुए अनेक सी चीज़ें इस काल में लिखी भी हैं। परंतु दुर्भाग्य ये है कि उस लिपि को आज तक हम पढ़ने में सफल नहीं हो पाए। तो यह वह काल है जिसमें मानव को लिपि की जानकारी तो हो गई थी, परंतु आज तक हम उस लिपि को पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि उस काल से संबंधित इतिहास के स्रोत साहित्यिक भी हैं, यानी लिखित रूप में भी हैं, और पुरातात्विक भी हैं। हड़प्पा सभ्यता इस काल का प्रमुख उदाहरण है। हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से अनेक स्थलों के उत्खनन से हमें अनेक प्रकार की सामग्रियाँ प्राप्त हुई हैं और उन्हीं में अनेक सील प्राप्त हुई हैं, हमें मोहरें प्राप्त हुई हैं। उन मोहरों पे विशिष्ट प्रकार की लिपियों के कई सारे अक्षर अंकित हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उस काल के मानव को लिपि की जानकारी तो थी, वो लिखना तो जानता था, परंतु आज हम ये समझने में सक्षम नहीं है कि वो लिपि क्या थी और उन्होंने उन मोहरों में लिखा क्या है। बहुत संभव है कि आने वाले समय में हम इस लिपि को पूरी तरह से समझ लें और उस मोहरों के जो अपठित भाग हैं उनको पढ़ने में सफल हो जाए। हड़प्पा सभ्यता का काल और वैदिक काल को इस आद्य इतिहास के अंतर्गत हम मान सकते हैं। तीसरा विभाजन है ऐतिहासिक काल। ये वह काल था जिस काल के समय में लिखित सामग्री भी उपलब्ध है और इस लिखित सामग्री को पढ़ने में भी सफलता प्राप्त हो चुकी है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस काल से संबंधित साहित्यिक स्रोत भी उपलब्ध है और पुरातात्विक स्रोत भी उपलब्ध हैं। इस काल की शुरुआत लगभग 6000 ईस्वी पूर्व के आसपास मानी जाती है। प्राचीन भारत के काल विभाजन को समझने के बाद आइए हम हमारे मुख्य विषय के ऊपर आते हैं, प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत। जैसा कि आप ये चार्ट देख पा रहे हैं, इस चार्ट में हमने प्राचीन भारत के इतिहास के विभिन्न स्रोतों का एक वर्गीकरण अलग अलग हेड्स में रखने की कोशिश की है। और ये जो वर्गीकरण है ये केवल अध्ययन में सुविधा की दृष्टि से ही किया गया है। इसके अनुसार हम प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं: पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत और तीसरा विदेशी यात्रियों के विवरण।
इसको मोटे रूप दो भागों में भी आप विभाजित कर सकते हैं। विदेशी यात्रियों के विवरण को आप साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत भी ले सकते हैं, क्योंकि विदेशी यात्रियों के विवरण साहित्यिक रूप में ही उपलब्ध है। पुरातात्विक स्रोतों को फिर हम अलग अलग विभागों उप विभागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे अभिलेख हैं, सिक्के हैं, स्मारक हैं, पुरावशेष हैं। फिर से हम इन पुरावशेषों को और इन अभिलेखों को भी अलग अलग विभागों में बांट सकते हैं, जैसे कि आप क्लासिफिकेशन में आप देख सकते हैं। ये अभिलेखों को हम जिस आधार पर या जिस वस्तु के ऊपर वो लेख उत्कीर्ण है उसके हिसाब से उसका नामकरण हमने किया है, विद्वानों ने किया। जैसे शिला पर अगर कोई अभिलेख उत्कीर्ण है तो उसको शिलालेख कहते हैं। अगर कोई अभिलेख स्तंभ पर उत्कीर्ण है तो स्तंभ लेख कहते हैं। ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण लेख को ताम्रपत्र लेख कहते हैं। इसी प्रकार किसी गुफा में कोई लेख उत्कीर्ण है तो उसे गुहा लेख कहते हैं। इसी प्रकार अनेक मूर्तियों के ऊपर भी लेख उत्कीर्ण है, उन्हें मूर्ति लेख कहा जाता है। इसी प्रकार स्मारकों को हम ले सकते हैं। स्मारकों के अंतर्गत भवन आते हैं, इसमें बौद्ध बौद्ध धर्म से संबंधित स्मारक हैं, हिंदू धर्म से संबंधित स्मारक हैं। इसी प्रकार पुरावशेषों के अंतर्गत हम अनेक प्रकार के जो अवशेष हमें पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त हैं, जैसे उपकरण है, मृदभांड है, मोहरे हैं, आभूषण है, अनेक खिलौने हैं, अस्थियाँ, इनको अंतर्गत हम ले सकते हैं। दूसरे विभाजन में साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत उसे हम फिर से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, धार्मिक स्रोत और दूसरा धर्मोत्तर या लौकिक स्रोत। धार्मिक स्रोत के अंतर्गत वे स्रोत आते हैं जो वो साहित्य जो किसी न किसी रूप में किसी धर्म से संबंध में लिखा गया है, और इसके अंतर्गत हम इसे तीन भागों में फिर से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ब्राह्मण धर्म से संबंधित साहित्यिक स्रोत, जैन धर्म से संबंधित साहित्यिक स्रोत और बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्यिक स्रोत। एग्जाम्पल के लिए ब्राह्मण धर्म से संबंधित साहित्यिक स्रोतों को हम फिर से अनेक विभागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक है, उपनिषद है, शूद्र साहित्य है, वेदांग है, स्मृतियाँ हैं, महाकाव्य और पुराण है। इसी प्रकार जैन धर्म से संबंधित बहुत सारे साहित्य लिखा गया है, जिससे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म से संबंधित भी अनेक साहित्यिक ग्रंथों का सर्जन हुआ है, जिससे हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। उनका धर्मोत्तर साहित्य या लौकिक साहित्य में वह साहित्य आता है जो किसी धर्म विशेष से संबंधित नहीं था, लौकिक जीवन से संबंधित था। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम चाणक्य कृत अर्थशास्त्र को ले सकते हैं, जो तत्कालीन राजनीति पर एक ग्रंथ था। इसी प्रकार तीसरा बिंदु है हमारा विदेशी यात्रियों के विवरण। इसके अंतर्गत उन विदेशी लोगों के लेखों को रखा गया है जो किसी न किसी रूप में या तो भारत आए थे या भारत के संबंध में उन्होंने सामग्री एकत्रित की है, और इसका विभाजन फिर से हम उन यात्रियों के मूल देश के आधार पर कर सकते हैं जहाँ के वो थे, जैसे कि यूनानी यात्री, चीनी यात्री, तिब्बती यात्री, अरब या इस्लाम से संबंधित यात्री। प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों को एक चार्ट के रूप में समझने के बाद हम अब अलग अलग स्रोतों का थोड़ा गहन एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले लेते हैं पुरातात्विक स्रोत। जैसा कि पिछले चार्ट में हमने चर्चा की थी कि पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत हम अनेक स्रोतों को ले सकते हैं, जैसे अभिलेख है, सिक्के हैं, स्मारक भवन हैं या पुरावशेष हैं। सबसे पहले हम लेते हैं अभिलेख। भारत में ऐतिहासिक काल के प्राचीनतम अभिलेख अशोक के प्राप्त हुए हैं। अधिकतर अभिलेख प्राचीन भारत के पत्थर या ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण मिले हैं। इन अभिलेखों में तत्कालीन समय की, तत्कालीन राजाओं की, तत्कालीन राजनीति की, तत्कालीन समाज की बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अशोक के अभिलेखों के बाद में प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित अनेक राजाओं के अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं, जिनसे हमें उन राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, गिरनार अभिलेख,
समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख और इसी प्रकार अनेक अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं जिनसे हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। थोड़ी सी चर्चा हम अशोक के अभिलेखों के बारे में करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि प्राचीन भारत के ऐतिहासिक काल के सबसे प्राचीनतम अभिलेख अशोक के प्राप्त हुए हैं। अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण मिले हैं जो बाएं से दाएं लिखी जाती थी। अशोक के कुछ अभिलेख खरोष्ठी लिपि में भी मिले हैं जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी और कुछ अभिलेख आरमाई की लिपि में भी मिले हैं। अर्थात अशोक के अभिलेख हमें 3 लिपि में प्राप्त होते हैं, सर्वाधिक अभिलेख हमें ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। अशोक के अधिकतर अभिलेखों में उसका मूल नाम प्रयोग नहीं हुआ है, उसके स्थान पर उसे देवताओं का प्रियदर्शी राजा कहा गया है। सबसे पहले 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी और उसके बाद अशोक के अभिलेखों का समीकरण और काल निर्धारण हमें भारतीय इतिहास में एक विशिष्ट जानकारी के रूप में प्राप्त हुआ। जहाँ तक विश्व के संदर्भ में बात है, विश्व के प्राचीनतम अभिलेख हमें मध्य एशिया के बोगुज़कोय नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं, जिनका काल 1400 ईस्वी पूर्व के आसपास माना जाता है। एक इंटरेस्टिंग जानकारी ये है कि इस अभिलेख में भारतीय राजाओं, भारतीय देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें मित्र, इंद्र, वरुण और नासत्य के बारे में नासत्य का वर्णन किया गया है। अभिलेखों के द्वारा हमें, जैसा कि हमने चर्चा की है, बहुत सारी जानकारी हमें प्राप्त होती है और इन अभिलेखीय सामग्री का साहित्यिक सामग्री के साथ तुलनात्मक अध्ययन करके हम इतिहास की सही जानकारी प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। अगले टॉपिक में के रूप में हम लेंगे पुरातात्विक स्रोतों के अगले पाठ सिक्कों के रूप में। धन्यवाद।